नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने और आपके दोस्त ने एक ही घटना देखी, लेकिन बाद में जब बात की तो लगा जैसे आप दोनों ने कुछ बिल्कुल अलग-अलग देखा हो? हाँ, ये तो अक्सर होता है। मेरे साथ पिछले हफ्ते ही हुआ। एक कार एक्सीडेंट देखा और बाद में जब मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे, तो मुझे गाड़ी का रंग, उसका मॉडल याद था। अच्छा। और उसे ये याद था कि ड्राइवर कितनी तेजी से फोन पर बात कर रहा था। मतलब एक ही घटना, दो अलग हकीकतें। बिल्कुल। और यही तो परसेप्शन का जादू है। एक ही इंसान किसी को भरोसेमंद लगता है तो किसी और को चालाक। तो आज हम इसी पहेली की गहराई में उतरेंगे। ये पहेली है परसेप्शन, यानी धारणा की। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं, उनकी मदद से हम ये जानेंगे कि हम दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। क्या हम हकीकत देखते हैं या हकीकत का वो वर्जन जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है? बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हम सबको लगता है कि हम दुनिया को एज इट इज देखते हैं, जैसे कोई कैमरा हो। हाँ, एक कैमरे की तरह। लेकिन असल में हमारा दिमाग एक कैमरा नहीं, एक डायरेक्टर है। वो चुनता है कि क्या दिखाना है, किसे हीरो बनाना है और किसे बैकग्राउंड में रखना है। क्या बात है! दिमाग एक डायरेक्टर है। तो आज हम इसी डायरेक्टर के काम करने के तरीके को समझेंगे। हाँ, परत दर परत। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम बस चीजों को देखते हैं और समझ जाते हैं। लेकिन इन नोट्स के मुताबिक ये एक झटके में होने वाला काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। मल्टी स्टेज मतलब कई चरण हैं इसके। एकदम। इसे हम एक कह सकते हैं 4 चरणीय प्रक्रिया, एक 4 स्टेज प्रोसेस कह सकते हैं। पहला चरण है रिसीविंग। रिसीविंग, ओके। हाँ, ये सबसे बेसिक स्टेज है जहां हमारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब अपने आसपास की दुनिया से बस जानकारी ले रहे हैं। एग्जैक्टली लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ डेटा इकट्ठा कर रही हैं। अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके कान तक हमारी आवाज पहुंच रही है। उनकी आंखें शायद अपने कमरे की चीजें देख रही हैं। शायद उन्हें कॉफी की खुशबू भी आ रही हो सकता है। ये सब परसेप्शन का मतलब रॉ मटेरियल है, कच्ची जानकारी। मतलब एक तरह का डेटा ओवरलोड। बिल्कुल। मेरे दिमाग में अभी इस कमरे की हर चीज की जानकारी जा रही है। लाइट की हल्की सी आवाज, मेरे कपड़ों का एहसास, बाहर ट्रैफिक का शोर, सब कुछ। लेकिन आप इन सब पे एक साथ ध्यान तो नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा चरण आता है जो शायद सबसे जरूरी है, सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग यानी चुनना। हाँ, हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। इस डेटा ओवरलोड से बचने के लिए वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कुछ चीजों को चुनता है और बाकी सबको नजरअंदाज कर देता है। और ये चुनाव हमारी जरूरत, हमारी दिलचस्पी, इन सब पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हमारे अनुभव। अच्छा, तो मेरे और मेरे दोस्त वाले एक्सीडेंट के मामले में यही हुआ। बताइए। मेरा ध्यान गाड़ी के रंग और मॉडल पर इसलिए गया क्योंकि मैं आजकल एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूं, और मेरे दोस्त का ध्यान ड्राइवर के फोन पर इसलिए गया क्योंकि वो रोड सेफ्टी को लेकर बहुत पैशनेट है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी जरूरतें और दिलचस्पी अलग थी। हाँ, एक ही सीन में दो अलग अलग डायरेक्टर अपनी अपनी कहानी के लिए शॉट चुन रहे थे। कमाल है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्थित करना। हाँ, अब दिमाग इस चुनी हुई जानकारी को बेतरतीब नहीं रखता, वो उसे व्यवस्थित करता है ताकि उसका कोई मतलब निकल सके। वो समानताओं मतलब सिमिलैरिटी या नजदीकी प्रॉक्सिमिटी के आधार पर जानकारी को ग्रुप करता है। और यहीं पर फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी आता है। फिगर एंड ग्राउंड, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है। आप किस चीज को मुख्य फोकस यानी फिगर बनाते हैं और किसे बैकग्राउंड यानी ग्राउंड में डाल देते हैं। अच्छा। जैसे अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज उनके लिए फिगर है और उनके आसपास का पंखे का शोर या दूसरी आवाजें ग्राउंड है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई उनका नाम पुकारेगा, हमारी आवाज तुरंत ग्राउंड बन जाएगी और वो पुकार फिगर बन जाएगी। दिमाग तय करता है कि स्पॉटलाइट में क्या रहेगा। समझ गया। हाँ, तो दिमाग ने डेटा लिया, उसमें से काम की चीजें चुनी और उन्हें एक पैटर्न में जमा लिया। लेकिन अभी भी वो सिर्फ डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं। इसे मतलब कौन देता है? वो है चौथा और आखिरी चरण, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग। इस चरण में हम उस व्यवस्थित जानकारी को एक मतलब देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। हम उसे अपने पिछले अनुभवों, अपनी मान्यताओं, अपने कल्चर के चश्मे से देखकर एक लेबल देते हैं। जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी देखकर कोई सोचेगा वाह क्या ड्राइविंग है, तो कोई दूसरा सोचेगा
कितना लापरवाह इंसान है। गाड़ी वाड़ी मतलब अलग। हाँ, और यहीं पर स्टीरियोटाइपिंग या हेलो इफेक्ट जैसी चीजें होती हैं, जब हम बिना पूरी जानकारी के किसी नतीजे पर कूद जाते हैं। ये तो कमाल है, मतलब हकीकत एक ही है लेकिन हम सब अपनी अपनी फिल्म बना रहे हैं। एक तरह से हाँ। आपने सेलेक्टिंग की बात की थी कि हम जानकारी चुनते हैं। हमारे नोट्स में इसे प्रभावित करने वाले बाहरी और भीतरी कारकों में बांटा गया है। बाहरी कारक तो समझ आते हैं, जैसे साइज, इंटेंसिटी, रेपिटेशन, ये सब स्टिम्युलस में ही मौजूद होते हैं। विज्ञापन बनाने वाले इसके मास्टर होते हैं। अरे बिल्कुल, बड़ा बिलबोर्ड मतलब साइज, तेज म्यूजिक मतलब इंटेंसिटी, एक ही टैगलाइन बार बार दोहराना वो हो गया रेपिटेशन। या फिर भीड़ से बिल्कुल अलग दिखने वाला कोई रंग, कॉन्ट्रास्ट। हाँ, और मोशन तो है ही। स्थिर चीजों के मुकाबले हिलती डुलती चीजें हमेशा हमारा ध्यान खींचती हैं। ये सब बाहरी हुक हैं जो हमारे दिमाग को पकड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भीतरी कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा ताकतवर होते होंगे, है ना? वो हमारे अंदर से आते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तय करते हैं कि हम बाहरी हुक पर प्रतिक्रिया देंगे भी या नहीं। इसमें सबसे पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम खुद को जैसा देखते हैं, दुनिया भी हमें वैसी ही नजर आती है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को एक अवसर की तरह देखेगा, जबकि कम आत्मविश्वासी व्यक्ति उसे खतरे की तरह देख सकता है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट वही है, देखने का नजरिया बदल गया। और बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं। नोट्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो हम हैं। बहुत गहरी बात है ये। हम सबूत ढूंढते हैं अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए। हाँ। और इसी से जुड़ी हैं एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदें। अगर एक मैनेजर ये उम्मीद करता है कि उसकी टीम का कोई नया सदस्य अच्छा काम नहीं करेगा, तो शायद अनजाने में सिर्फ उसकी गलतियों पर ही ध्यान देगा। बिल्कुल, उसके अच्छे काम को नजरअंदाज कर देगा। हमारी उम्मीदें एक फिल्टर बन जाती हैं। और आखिर में इनर नीड्स, हाँ, हमारी जरूरतें। एक भूखे इंसान को हर तरफ सिर्फ खाने के विज्ञापन और रेस्टोरेंट ही नजर आएंगे। उसकी जरूरत उसकी धारणा को चला रही है। सही है। ये सब सुनकर तो लगता है कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये हमें धोखा भी बहुत देता है। यहीं पर शायद वो बायसेस वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। नोट्स में परसेप्चुअल एरर्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं। असल में ये हमारे दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। हाँ, कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। दिमाग बेसिकली आलसी है। वो हर बार पूरी तरह से सोच समझकर फैसला लेने की मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ, सही है। इसलिए उसने कुछ मेंटल रूल्स ऑफ थंब बना लिए हैं। ज्यादातर समय ये काम करते हैं, पर कई बार ये हमें बहुत बड़ी गलतियों की तरफ ले जाते हैं, खासकर जब हम लोगों के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इन शॉर्टकट्स की बात करते हैं। सबसे आम कौन सा है? सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक है कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि एक बार जब हम किसी चीज के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, तो हम सिर्फ वो ही जानकारी ढूंढते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं और उसी को याद रखते हैं जो हमारी राय को सपोर्ट करती है। और जो जानकारी हमारी राय के खिलाफ हो, उसे हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से नजरअंदाज कर देता है या उसे गलत साबित करने के बहाने ढूंढ लेता है। अरे ये तो हर पॉलिटिकल डिबेट में होता है। लोग सिर्फ वही न्यूज़ चैनल देखते हैं या वही आर्टिकल पढ़ते हैं जो उनकी पार्टी की लाइन से मेल खाता हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हर जगह होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप एक हायरिंग मैनेजर हैं और आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट ए एक बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज से आया है और आते ही उसने बड़े आत्मविश्वास से बात की। ठीक है। कैंडिडेट बी एक छोटे कम जाने पहचाने कॉलेज से है और थोड़ा नर्वस है। यहाँ पर एंकरिंग बायस काम करना शुरू कर देता है। एंकरिंग बायस मतलब पहली मिली जानकारी पर लंगर डाल देना। एकदम। आपके दिमाग ने कैंडिडेट ए के अच्छे कॉलेज और आत्मविश्वास पर लंगर डाल दिया है। ये आपका एंकर पॉइंट बन गया। अच्छा। अब आप पूरा इंटरव्यू इसी एंकर पॉइंट से देखेंगे। आप कैंडिडेट ए से ऐसे सवाल पूछेंगे जो ये साबित करें कि वो वाकई में अच्छा है, और उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। बिल्कुल, ये कॉन्फर्मेशन बायस है जो आपके एंकरिंग बायस को सपोर्ट कर रहा है। और यहीं पर हेलो इफेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट ए का कॉलेज अच्छा है तो मुझे लगेगा कि वो मेहनती भी होगा, टीम प्लेयर भी होगा और ईमानदार भी होगा। सही। एक चमकती हुई चीज उसकी बाकी सारी चीजों को भी चमका देती है। और कैंडिडेट बी के साथ इसका ठीक उल्टा होगा, हॉर्न इफेक्ट। हाँ, क्योंकि वो एक छोटे कॉलेज से है और नर्वस है,
तो आप शायद ये मान लेंगे कि उसमें काबिलियत की भी कमी होगी। हो सकता है मैं उससे मुश्किल सवाल पूछूं या उसकी बातों को शक की निगाह से देखूं। बिल्कुल, एक सींग उसकी पूरी शख्सियत पर लग जाता है। इंटरव्यू खत्म होने तक आपने सिर्फ अपनी पहली धारणा को ही सही साबित किया होता है, न कि असल में ये जाना होता है कि कौन बेहतर कैंडिडेट है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। मतलब फैसला तो इंटरव्यू के पहले 5 मिनट में ही हो गया था, बाकी सब तो बस एक दिखावा था। कई मामलों में ऐसा ही होता है। ये बायसेस चुपचाप काम करते हैं और ग्रुप में तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। आपने ग्रुप थिंक के बारे में सुना होगा। हाँ, जब ग्रुप में कोई भी अपनी अलग राय नहीं रखना चाहता ताकि शांति बनी रहे और सब एक गलत फैसले पर सहमत हो जाते हैं। सही। और इसी का एक भाई है बैंड वैगन बायस, यानी भेड़चाल। कोई चीज इसलिए खरीदना या किसी बात पर इसलिए यकीन करना क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देते हैं। हाँ। एक मिनट, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या इसका कोई आसान सा रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण है? हम सब करते हैं इसे। ये बहुत दिलचस्प है। जब हम किसी और को कोई काम करते देखते हैं तो हम उसकी सफलता या असफलता का कारण उसके कैरेक्टर को मानते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम खुद वही काम करते हैं तो हम अपनी सफलता या असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियों, सिचुएशन को मानते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई और ट्रैफिक में कट मार कर आगे निकल जाए तो मैं सोचूंगा कितना बदतमीज और इम्पेशेंट इंसान है। उसके कैरेक्टर पे दोष। हाँ। लेकिन अगर मैं खुद कट मारूं तो मैं सोचूंगा क्या करूं, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। परिस्थिति पर दोष। आपने एकदम सही समझा। यही फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। हम दूसरों को उनके व्यक्तित्व से जज करते हैं और खुद को अपनी मजबूरियों से। और इसी का एक और रूप है सेल्फ सर्विंग बायस। इसमें हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं। हाँ, और असफलता का ठीकरा दूसरों पर या हालात पर फोड़ देते हैं। हाँ। नंबर खराब आए क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल था। हाँ, ये तो हर जगह देखने को मिलता है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में डनिंग क्रूगर इफेक्ट का भी जिक्र है, जो मुझे बहुत मजेदार लगता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। इसमें कम स्किल या कम जानकारी वाले लोग अपनी काबिलियत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना कम जानते हैं। हाँ, उन्हें ये जानने के लिए भी जानकारी चाहिए कि वो जानकार नहीं है। जबकि जो लोग सच में एक्सपर्ट होते हैं वो अक्सर अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है। सही कहा। अरे बाप रे, ये तो हर उस इंसान की कहानी है जिसे लगता है कि वो 2 दिन में गिटार बजाना सीख सकता। मुझे भी लगता था। आपको बस 3-4 कॉर्ड्स आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप रॉकस्टार बन गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ गिटार तक सीमित नहीं है। आपको हर फील्ड में ऐसे लोग मिल जाएंगे। सही है। 2 और बायसेस हैं जिन पर बात करना जरूरी है। एक है अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो हमें आसानी से याद आ जाती हैं, जो हाल ही में हुई हों या जो बहुत ड्रामेटिक हों। जैसे प्लेन क्रैश की खबरें मीडिया में बहुत दिखाई जाती हैं, इसलिए वो हमें आसानी से याद रहती हैं। नतीजा ये होता है कि लोगों को लगता है कि हवाई यात्रा कार से ज्यादा खतरनाक है, जबकि आंकड़े इसके बिल्कुल उलट हैं। बिल्कुल। कार एक्सीडेंट की खबरें उतनी ड्रामेटिक नहीं होती, इसलिए वो दिमाग में टॉप पर नहीं रहती। तो हमारा दिमाग असलियत से नहीं बल्कि यादों के आसानी से फैसले लेता है। एक तरह से, हाँ। और आखिरी वाला है गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी की गलतफहमी। कह सकते हैं। ये दिमाग की पैटर्न ढूंढने की आदत का नतीजा है। ये मानना कि अगर एक सिक्का 5 बार लगातार हेड्स आया है तो अगली बार टेल्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि हर टॉस एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। सिक्के की कोई मेमोरी नहीं होती। अगली बार भी हेड्स और टेल्स आने की संभावना 50-50 ही है। लेकिन हमारा दिमाग एक पैटर्न बनाना चाहता है, उसे रैंडमनेस पसंद नहीं है। सही। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? ये सब जानने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी बनाई हुई एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं। आज हमने समझा कि परसेप्शन एक सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। ये 4 चरणों से गुजरती है: रिसीविंग, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। और इस पर बाहरी और भीतरी दोनों कारक असर डालते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग असल में हकीकत देखने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने और तेजी से फैसले लेने के लिए बना है। और ये सारे बायसेस हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करने के लिए बने थे, लेकिन आज की जटिल दुनिया में यही शॉर्टकट हमें सबसे बड़ी गलतियों की तरफ ले जाते हैं। तो इन बायसेस से बचने का कोई तरीका है या हम हमेशा इनके गुलाम ही रहेंगे? नहीं, इनसे बचने का तरीका है,
और इन बायसेस के बारे में जानना ही इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। मतलब अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं तो हम ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, हम थोड़ा रुककर सोचते हैं, हम खुद से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, क्या मैं सिर्फ वही सुन रही हूँ जो मैं सुनना चाहती हूँ? क्या मैं पहली इंप्रेशन पर ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ? क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है? ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूँ एक ज्यादा सही नजरिया विकसित करने की शुरुआत है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई किसी व्यक्ति, स्थिति या खबर के बारे में कोई पक्की राय बनाए, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, जो मैं देख या समझ रहा हूं, क्या वो हकीकत है या मेरे दिमाग के डायरेक्टर की बनाई हुई एक बहुत अच्छी तरह से एडिट की गई फिल्म?